हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें 5वां प्रश्न पत्र हम लोग कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का। इससे पहले हम लोग सामाजिक अध्ययन के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी प्रश्न के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं समाज के वंचित वर्गों के बच्चों का स्कूल में नामांकन में वृद्धि करना, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना। अगला है कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाई में बनाए रखना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भूखमरी तथा कुपोषण से बचाना। ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसके आरंभ होने के कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में विकसित करने के आश्वासन पर ध्यान नहीं दिया। पहला कारण ये था। दूसरा था भारतीय जनता पर रूसी क्रांति 1917 की असफलता का प्रभाव पड़ा। और अगला है, कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त, निराशाजनक तथा कूटनीतिपूर्ण माना। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग कांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की नींव का कार्य किया। 1 अगस्त 1920 को शुरू असहयोग आंदोलन के 2 स्वरूप थे, एक नकारात्मक तथा दूसरा था रचनात्मक। रचनात्मक के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन, 20 लाख चरखों का वितरण, स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि आदि, तथा नकारात्मक स्वरूप के अंतर्गत सरकार से प्राप्त उपाधियों, अनैतिक पदों का त्याग, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मद्य निषेध तथा अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार शामिल था। आंदोलन की शुरुआत के कुछ समय पश्चात इसके हिंसात्मक जैसे चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति न कर सका, परंतु इसके द्वारा भारत की जनता को गांधी जी स्वराज्य प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधने में पर्याप्त असफल रहे। तो ये सब थे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश। अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जिसमें जानवरों को रखा जाता है। इनमें पर्यटकों को आने की अनुमति होती है। यह पूरी तरह से स्थानीय सरकार द्वारा संचालित होता है, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखें तो अभ्यारण्य यह एक तरह से वन संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें वन क्षेत्रों को घूमने फिरने की आज़ादी होती है, वन्य जीवों को घूमने फिरने की आज़ादी होती है। इसका उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी, वन संपदा को संरक्षित करना होता है। अगला प्रश्न है, वनों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो वनों से लाभ है, वनों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ में देखते हैं, वनों से अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी मिलती है। वनों से चमड़ा, रंगने के पदार्थ, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लाख, गोंद आदि पदार्थ मिलते हैं, जिनसे अनेक उद्योग चलते हैं। अगला है, लकड़ी चीरना, फर्नीचर पदार्थ, वनोपज एकत्रित करने के लिए व्यवसाय वनों पर आधारित है। अगला है, वनों के ठेके देने पर राष्ट्रीय आय कर प्राप्त होता है। वनों में पशुचारण होता है। वनों से राष्ट्रीय उद्यान
एवं अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं और वन्य जीव की सुरक्षा का क्षेत्र होता है। अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो वन जलवायु के नियंत्रक है। वनों से आर्द्रता बनी रहती है। वनों का योगदान बाढ़ों को रोकने में है। वन मृदा अपरदन रोकने में महत्वपूर्ण साधन है। वन भौम जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है। वनों की पत्तियों से सड़ गल जाने पर मिट्टी में मिलने पर जीवाश्म की अधिकता बढ़ती है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। वन प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधे और जो वन होते हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं। वन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो ये वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं। वहीं पे देखें जलवायु और मौसम की परिभाषा। तो पहले जलवायु देखते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र में एक दीर्घ अवधि तक पाए जाने वाली मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी मानी जाती है, जबकि किसी स्थान पर निश्चित समय तक जाने वाली मौसम दशाओं को जलवायु कहते हैं। वहीं पे मौसम के बारे में देखें तो किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वायु दाब, वायु दिशा और वायु गति एवं नमी आते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन स्थितियों को मौसम कहा जाता है। वर्ष भर के औसत मौसम के जलवायु निर्धारित करते हैं। मतलब दीर्घकालीन जो काफी लंबे समय तक की दशाओं को हम जलवायु कहते हैं, और जो अल्पकालीन स्थिति और मौसम होते हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं। विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो विविधता में एकता से अभिप्राय देखते हैं। हमारे देश में बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषाओं, धर्मों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा परंपराओं में अनेक विविधताएं होती हैं। यहाँ कई प्रकार के मतलब रहन सहन और वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी भारत के लोगों में पारस्परिक प्रेम, त्याग एवं भाईचारा दिखाई पड़ता है। संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। भारतीय संविधान में इस विविधता में एकता रखने का संकल्प व्यक्त किया गया है और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के एवं देश के पिछड़े, निर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई है। विविधताओं के होते हुए भी संविधान के प्रावधान भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक है, अर्थात विविधताओं में एकता निहित है। अगला जो प्रश्न है वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मतलब हमारे पर्यावरण की जो अनावश्यक एवं अनावांछित मतलब तत्व होते हैं उन्हें हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को देखते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है एवं इसके समस्त गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सरल शब्दों में यह कहा जाता है कि वायु का प्रदूषित होना वायु प्रदूषण है। वायु के भौतिक, रासायनिक एवं अजैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण का कारण देखें तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। तो पहला है जीवाश्म ईंधनों, खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। मतलब धुएं से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। स्वचालित वाहनों तथा मोटर, स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुओं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, हाइड्रोकार्बन आदि पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। घरेलू कूड़ा करकट आदि को सड़कों पर फेंकने से भी क्या होता है, तो वायु प्रदूषण पैदा होता है। इस तरह से खरपतवार को जलाने से, गाड़ियों के धुएं से और कूड़ा करकट के सड़ने से जो गैसें निकलती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो बचा हुआ प्रश्न है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।